हेलो कॉन्फैक्ट्स। आज हम लोग डीपीएसपी की क्लास को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। डीपीएसपी के अंदर पहले से ही मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल जो है आपका 51 तक हम इसके अंदर करने वाले हैं। डीपीएसपी जो है एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस है एक सरकार के ऊपर कि जब भी आप कभी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आप इन गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे। या प्लस प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो देखते थे कि आने वाले भारत में भारत के लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम लेकर आए थे आयरलैंड से। आयरलैंड से ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे। जो सोर्स था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहाँ से था? आयरलैंड से था। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वो अलग बात है कि आयरलैंड जो था इसको लेकर आया था स्पेन से, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि डीपीएसपी कहाँ से लाया गया, तो आपको आयरलैंड ही बताना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो है कह सकते हैं कि टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, आपके टाइप ऑफ राइट्स है या टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। सरकार की जब इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तो सरकार आपको डीपीएसपी में लिखे हुए अधिकार जो है आवंटित करेगी, आपको देगी। और राज्यों के ऊपर जो है ये इंस्ट्रक्शन है कि जब भी वो कानून बनाए, जब भी कोई नीति बनाए, तो जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका जो है ख्याल रखे, उसको जो है उसमें उसका संकलन करे, उसको मिलाए, उसको लेकर साथ में चले। मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव ने कहा था कि हमारे पास दो तरह के राइट्स की लिस्ट होनी चाहिए। एक जो कि हम इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मिंग और आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा वो जब हमारे सरकार की, हमारे भविष्य में आने वाली सरकारों की जब इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तब उस इकोनॉमिक कैपेसिटी के माध्यम से जो है वो उसको देंगे लोगों को, वो भारत के लोगों को सौंपेंगे। दो चीज़ें। इसीलिए फंडामेंटल राइट के अंदर आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट के अंदर जो है बाकायदा एक गारंटर बिठा रखा है सुप्रीम कोर्ट के रूप में, और बाद में हाई कोर्ट के रूप में भी बिठाया गया है आर्टिकल 226 के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंदर आर्टिकल। और कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का पालन सरकार नहीं करती है तो आप जो है डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, आपके अधिकारों की सुरक्षा करेगा, और आपको जो है एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय जो है उससे परिचित करवाएगा। किंतु अगर हम बात करें डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। द गवर्नमेंट, अनदर आई विल से द कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स वर क्वाइट क्लियर कि भाई हम जो है इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाएंगे। कोर्ट में आप अगर इसे लेके जाएंगे तो आपको जो है कोर्ट मना कर देगा ये कहकर कि ये तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। सरकार की जब इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तब वो आपको देगी। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। सबसे पहले आर्टिकल 36 के अंदर हमने देखा था स्टेट की डेफिनेशन, सेम वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और बाकी जो अदर जो मशीनरीज हैं गवर्नमेंट की, दैट आल्सो कम्स इन द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 37 में साफ साफ लिख रखा है कि दैट डीपीएसपी शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास में। साथ में मैंने आपको ये बताया था कि आर्टिकल 38 कहता है कि हमारे देश का नेचर क्या है, कि हम क्या है, हमारी सरकारों का नेचर क्या है, कि हम क्या है, हम है वेलफेयर स्टेट। हम क्या है? वेलफेयर स्टेट। हमारा काम क्या है? लोगों का कल्याण करना। वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज आवर पर्पस, इज आवर टारगेट, इज आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, वेलफेयर करना। तो ये आर्टिकल 38 में बता रखा है। समता और समानता समाज में लागू करना, भाईचारे को बढ़ावा देना और देश की एकता, अखंडता, प्रभुता जो है इसकी सुरक्षा और रक्षा करना, ये हमें, हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है और आप सबकी भी है। सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि सरकार जो है पुलिस के दम पे, मिलिट्री के दम पे, आर्मी के दम पे जो है लोगों को जो है नियंत्रित करे,
बल्कि सरकार का काम है कि अनुच्छेद 38 का पालन करते हुए एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करे, जो समाज क्या करे, आपके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का जो है पालन करे, उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। ठीक है जी, समझ गए आप। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 39 पे भी मैंने बात कर ही ली थी लास्ट क्लास में, जिसमें कुछ पॉलिसी है। सरकार जब भी पॉलिसी बनाएगी तो सरकार को देखना है पहला ये कि मैन और वीमेन जो है उन दोनों के पास जो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है, लाइवलीहुड उसमें समानता रहे। ऐसा ना हो कि पैसा कमाने का साधन या अपना घर परिवार चलाने का साधन जो है वो मैन के पास तो बहुत सही से हो, लेकिन विमेन के पास जो है वो ठीक से ना हो। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि विमेन को ही सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और मैन को कोई नहीं दी जा रही। ठीक है, जो सोर्सेज हैं वो दोनों को मिले। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार अगर सरकारी नौकरी निकालती है और उसमें सिर्फ पुरुषों को ही रखा जाता है तो महिलाओं के साथ अन्याय होगा। ठीक है, सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है लेकिन पुरुषों के साथ अन्याय होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई जॉब है जहाँ पे महिलाओं का आना वंचित है और वहाँ से पुरुष ही काम कर सकते हैं, तो पुरुष को लाया जाएगा उनके स्वास्थ्य की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि ये भी इसी आर्टिकल के अंदर जो है सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका ई फैक्टर में, ई में भी है और एफ में भी। ठीक है, बी में बता रखा है कि भाई जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप जो है मैटेरियल रिसोर्सेज का जो है वो सबको जो है बराबर मिले, उसमें इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि मैटेरियल रिसोर्सेज पे जो है किसी एक वर्ग का, किसी एक कम्युनिटी का जो है अधिकार सिर्फ स्थापित हो जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। भाई जैसे सारे संसाधन, अब सारे के सारे जो हमारे कोस्टल एरिया है, समंदर के पास के एरिया है, अगर उन सारे एरिया के ऊपर जो है जितने भी पोर्ट है, जितने भी बंदरगाह है, अगर वो सारे के सारे बंदरगाह जो है अगर मान लो कि किसी एक कंपनी को मिल जाए, किसी एक्स नाम की कंपनी को मिल जाए, जैसे अदानी पर इस तरह का आरोप लगता रहता है कि वो पोर्ट्स, भाई पैसा है तो वो ले रहे हैं, बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे पोर्ट जो हैं अगर वो ले लेते हैं तो क्या होगा कल को। क्या ऐसा लगता है कि वो अपनी मोनोपोली करना चाहे पोर्ट पर? अगर हिंदुस्तान में कोई माल जो है, कोई सामान अगर बाहर से आता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो 100% जो एक्सपोर्ट होते हैं उन 100% में से 95% जो है वो समंदर से होते हैं सर। और उन सारे के सारे समंदरों पे अगर जो है, उन सारे समंदरों के तटों पे अगर, बंदरगाहों पे अगर किसी एक पर्सन का जो है अगर राइट हो जाए तो वो तो उसकी मर्जी के बगैर जो है वो हिंदुस्तान के अंदर एक सामान नहीं उतर सकता और हिंदुस्तान से एक सामान बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, समझ रहे आप बात? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के दोनों 95% कहाँ से होते हैं? समंदर से होते हैं। बाकी तो वो 5% 6% जो है वो बस आपका जो है जहाज़ से, हवाई जहाज़ से, इन सब से होता है। लैंड से क्या ही करोगे, लैंड से हमारे सारे रूट बंद ही है। हम तो श्रीलंका से भी समंदर के रास्ते से जुड़ते हैं, एक बांग्लादेश से हमारा लैंड रूट है, बाकी एक नेपाल से है, भूटान भी कुछ ज़्यादा हमें इनकम जनरेट करके नहीं दे पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑनरशिप सारे मटेरियल रिसोर्सेज का जो है और वो पोर्ट्स जो है वो मटेरियल रिसोर्सेज में आते हैं। ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे किसी एक पर्सन के पास जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ सी वाला सेक्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है क्या होता है, किसी एक इंसान के पास सारा इनकम आ जाना। ये क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मामला ये है कि इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी के पास बहुत इनकम है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है, कोई किसी के पास खाने के वांदे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो कि सबके पास जो है एक समानता जो है, एक समतामूलक समाज का निर्माण हो, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स का सपना था। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आर्टिकल 39 की सी का पालन किया जाए। आर्टिकल 39 का डी कहता है कि भाई आपको मेंस एंड वीमेंस की जो इनकम है उसमें इक्वालिटी रखनी है।
ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या है कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पैसे कमाने के साधन बराबर होने चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि इनकम बराबर होनी चाहिए अगर काम एक जैसा है। भाई दो टीचर हैं, दो हस्बैंड वाइफ टीचर हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों टीचर हैं, ये भी टीजीटी है, ये भी टीजीटी है। अब मान लो टीजीटी ये 10th को पढ़ाते हैं, ये भी 10th को पढ़ाते हैं, ये भी पॉलिटी पढ़ाते हैं और ये भी पॉलिटी पढ़ाते हैं, दोनों पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। हस्बैंड की सैलरी जो है वो 50,000 है, ऐसे सस्ता बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, गवर्नमेंट टीचर को आकर ठीक मिल रहा है 60,000, और इनकी सैलरी जो है वो 30,000 होगी। तो ये जो सीन दिखा रहे हैं ना आप, जो मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब काम एक है, काम के अंदर की रिक्वायरमेंट एक है, तो जेंडर बेस्ड जेंडर की वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन अगर यहाँ पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 जो है हम उसका भी जो है उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखे कि ऐसा कुछ ना हो रहा हो। आर्टिकल 39 के ई में बता रखा है कि जो विमेंस और वर्कर्स जो हैं उनकी कंडीशन का ध्यान रखा जाए, कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। और बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है आपका चिल्ड्रन के लिए भी कह दिया गया कि आपके राज्य के अंदर बच्चों की सुरक्षा, उनकी पब्लिक हेल्थ, मतलब उनकी हेल्थ जो है, चिल्ड्रन की हेल्थ के पर भी ध्यान रखना है आपका। ये है आर्टिकल 39। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब मैं आपको आगे का बताऊँगा, आगे का किस्सा क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ अरेंज करवाता हूँ आप लोगों के लिए। PDF की व्यवस्था जो है आपके लिए करवाई जाती है, डोंट वरी, या करवाता हूँ मैं। यार क्या क्या अरेंज करे संजय, क्लास अरेंज करूँ, PDF अरेंज करूँ, बड़ी दिक्कत है यार। चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी। अरे अपने को कुछ नहीं है, बस टाइम की शॉर्टेज है, बस और कुछ नहीं। ओके, DPSP के अंदर हम आज देखने वाले हैं आर्टिकल 39 का A। ये बात करता है फ्री लीगल एड के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, देखो, आपको अभी हाल ही में आपने अगर कभी सुना हो, NV रमन्ना साहब और हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, ये तो यार नाम इतना डिफ़िकल्ट है, रिजिजू, क्या नाम है, किरण रिजिजू सुनेंगे तो मेरे को केस वेस भी कर देंगे यार तो किरण रिजिजू नाम है उनका, लॉ मिनिस्टर है हमारे। पहले नॉर्थ ईस्ट से थे, नॉर्थ ईस्ट से मतलब है, पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, सॉरी। अभी इनका पोर्टफोलियो बदला गया तो इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई। अरे यार बड़ा ज़बरदस्त मिनिस्ट्री है ये, देश की कानून व्यवस्था जब आपके हाथ में है। लेकिन प्रेशर कितना होता है, ये किरण रिजिजू को सुनकर एहसास हुआ। वो बता रहे थे कि इंडिया के अंदर 5 करोड़ के करीब केसेस होने वाले हैं पेंडिंग, 5 करोड़ केसेस। यार कैसे हैंडल करेंगे यार, एक केस को हैंडल करने में। अब मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ कि 100 साल हो जाते हैं कई केसेस को, लैंड के केसेस को 100 साल हो जाते हैं। अगर मान लो कि स्पीडी बेसिस पे भी अगर करने लग जाए, स्पीडी ट्रायल करने लग जाए, 3 दिन 4 दिन में अगर एक केस को निपटाए, और ये केस है, कोई DPSP का चैप्टर तो है नहीं कि मैं थोड़ा फास्ट खींचूँ और 2-3 घंटे में निपटा के चलो साइड लगा दिया। ये केसेस हैं, किसी एक पार्टी को दे दिया उसके हक में फैसला, और दूसरे के में अगर खिलाफ चला गया, और जबकि वो बंदा उसके लिए डिजर्विंग था, तो उसका नुकसान, ठीक है। और अगर मैंने उसके दे दिया तो सामने वाले का दुख, तो वो अपील करेगा, तो फिर से हमारा कोर्ट का नुकसान, फिर बैठेगी अदालत, फिर होगा सारा मुकदमा, फिर उस पर अपील, फिर उस पर अपील, फिर रिव्यू पिटीशन होता है। अरे भाई, निर्भया के एक केस को हैंडल करने में 2012 से हैंडल किया तो 2020 में जाके ख़त्म हुआ, 8 साल लग गए, जबकि पता था कि ये सारे के सारे दोषी हैं, सबके सब पे एविडेंसेस भी थे, कबूलनामा है उन लोगों का, लेकिन उसके बावजूद जो है 8 साल लग गए। 5 करोड़ केसेस को हैंडल करने में क्या होगा,
और ये समस्या आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। जैसी कोर्ट की व्यवस्था हमारे यहाँ बनी, मतलब खैर बना तो कोर्ट बहुत पहले से है, वो मैं कोर्ट के एक चैप्टर में डील करूँगा बहुत डिटेल से, लेकिन 1947 के बाद ही केस जो है वो ऐसे पीक पे पहुँचने स्टार्ट हो गए। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने फ्री लीगल एड को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि यार क्या फ़ायदा हमारे अनुच्छेद 14 का बनाने का, आर्टिकल 14 जो है उसको बनाने का हमारा क्या फ़ायदा हुआ यार, व्हाट इज़ द बेनिफिट। हमारा जो है आर्टिकल 22 को बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, जो सबको बराबर का अधिकार देता है, जो और हमारे यहाँ पे कोर्ट की व्यवस्था के बनाने का क्या अधिकार हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। जब हमारे देश के लोग जो हैं, एक तरफ तो केस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और दूसरी तरफ ऐसा है कि बहुसंख्यक समाज ऐसा है जिसकी कैपेसिटी से, जिसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी से बाहर है केस को एंटरटेन करवाना कोर्ट के अंदर केस लड़ना उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी से ही बाहर है। अगर उन लोगों को भी थोड़ा मौका मिल जाए तो फिर तो भाई साहब, और एक तरफ केस बहुत पीक पे है। अभी ये जोली एलएलबी सेकंड मूवी जो थी, बड़ी प्यारी मूवी है, उसमें जज साहब जो है वो कहते नहीं है कि देश के अंदर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और उनको संभालने के लिए मात्र 2100 जज है भारत के अंदर। और अभी भी अगर गली मोहल्ले में कहीं पर लड़ाई हो जाती है तो दो लोग आपस में क्या ही बात करते हुए मिलते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। अभी भी यही बात होती है। तो ऐसे में एक तरफ वो है कोर्ट के ऊपर जो जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो, और एक तरफ जहाँ पर पब्लिक जो है, पब्लिक को प्रॉपर तरीके से जो है मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा, एक ये प्रॉब्लम तो है ही है। दोनों तरफ समस्याएं हैं। लेकिन इंदिरा गांधी थोड़ी सी सोशलिस्ट लीडर थी, उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें जनता का देखना है, जनता को पहले कोर्ट तक पहुंचाया जाए, पहले हमें ये देखना है। पहले कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग महंगे वकीलों की वजह से इस बड़े, क्योंकि भाई कोर्ट के अंदर केस लड़ना पहली बात तो अलाउड ही नहीं है, मतलब कि वैसे प्लीडिंग का थोड़ा है, प्लीडिंग करने के लिए भी आपको प्लीडिंग होता है कि जैसे आम इंसान जाकर अपना केस खुद रखे जज के सामने, तो प्लीडिंग करना भी इतना आसान काम नहीं है। वो एक मूवी थी, क्या नाम था उसका, ओ माई गॉड, उसमें प्रिंस रावल जो कर रहे हैं वो प्लीडिंग कर रहे हैं, अपना खुद का केस लड़ रहे हैं खुद ही बिना किसी वकील के। दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लीडर। तो प्लीडिंग हर किसी के बस की नहीं है, हर कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता। गांव मोहल्ले का इंसान कहाँ इतना कॉन्फिडेंट है, और उस इंसान के पास पैसे नहीं है वकील को देने के लिए। तो जो इंसान गांव मोहल्ले का है, जिसके पास इस तरह की इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, ऐसे लोग क्या इंसाफ नहीं ले सकते? क्या उन लोगों को अगर कभी कल को कोर्ट में जाकर केस करना हो, कभी केस में अगर किसी तरह का इंसाफ चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए उन लोगों को, तो क्या वो सामाजिक न्याय से वंचित रहेंगे? ऐसे लोगों के लिए इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है आर्टिकल 39A, और इसमें कह दिया कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से वकील की व्यवस्था करेगी, अपनी तरफ से वकील की व्यवस्था करेगी और आपको क्या करेगी, इंसाफ दिलवाएगी। कोर्ट वाले चिल्ला पड़े, कह रहे मैम साहब ऐसे ही देश के अंदर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, ऊपर से आप जो है फ्री लीगल एड लेके आ रही हैं, फ्री लीगल एड लेके आएंगे फिर और केसेस बढ़ेंगे, जज भी तो लेके आओ। अभी किरण रिजिजू ने कहा कि 5 करोड़ के करीब केसेस हैं हमारे देश में पेंडिंग है। मैं जहाँ जाता हूँ सब मुझसे एक ही बात पूछते हैं कि किरण साहब ये केसेस कैसे कम होंगे। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि हमारे कोर्ट के जो लोग हैं वो जल्दी से केसेस को हैंडल करें। एन वी रमन्ना भरे पड़े थे एकदम, वो भी एकदम भरे हुए थे, वो आए, उनने बोला कि कई सारे कोर्ट के अंदर जो प्रशासन के लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, उस पर तो सेंटर कभी कुछ बोलता नहीं कि सैलरी दे दूँ। कोर्ट के अंदर जो है इतनी सारी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी का मेन कारण वहाँ पे भी पैसा है, सैलरी है, वो पैसा तो कभी देता नहीं। इतने टाइम से कोर्ट को जो है
कोर्ट ने गुहार लगा रखी कि भाई एक्स्ट्रा पैसे दे दो दे दो दे दो, कभी तुम तो बिल पास करते नहीं। अभी दिल्ली के अंदर जो है विधायकों की सैलरी के लिए प्रस्ताव लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, और जब इस मामले में कोई भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाती, बाकी सारे मामले में कपड़े फाड़ प्रदर्शन करती है, कुर्ता फाड़ क्या कहते हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन होता है। टेंट लगाकर लोकसभा राज्यसभा के बाहर बैठते हैं, मच्छरदानी लगाकर जो है कार्यक्रम चलता है। वो भी ज़रूरी है, वो भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर जो है सारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। बीजेपी का विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक को कुछ नहीं कह रहा, कांग्रेस का तो खैर है ही नहीं दिल्ली में। कांग्रेस पहले हाफ हुई, उसके बाद साफ हुई, तो दिल्ली में तो उसका कोई वही नहीं है। लेकिन बाकी जगह पे अब बढ़ानी भी चाहिए सैलरी यार, सैलरी बढ़ानी चाहिए, सबकी बढ़ाओ यार इनकम। विधायक लोगों को थोड़ा पैसा मिलेगा ना ठीक ठाक, तो ये फालतू के जो करप्शन वाले काम करते हैं थोड़े कम करेंगे, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कोर्ट का भी ख्याल रखो यार, कोर्ट को तुम पैसे नहीं दे रहे, बताओ, वैकेंसी उनकी फुल नहीं करवा रहे। पॉलिटिकल सपोर्ट सही से ना मिलने की वजह से जो है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट ना मिलने की वजह से जुडिशरी काम नहीं कर रहा, इस बारे में कोई बात नहीं करता। तो रमन्ना साहब बिल्कुल भरे हुए थे, उन्होंने खूब सुनाया। यही बात फिर यहाँ भी आ गई, समझ लो, मैं दो जगह पर जोड़ कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक जगह से है, ये बहुत पुराना, ये 1975 की बात है, लेकिन आज 2021 के अंदर 22 के अंदर क्या चल रहा है, इसको भी जोड़कर पढ़ना समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि पिक्चर है क्या। तो इंदिरा गांधी के समय में फिर यही वाली बात हुई और खूब शोर शराबा हुआ कि भाई आप केसेस का बर्डन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप बर्डन बढ़ाएंगे, व्यवस्था तो कुछ कर नहीं रहे। और इंदिरा गांधी कहाँ सुनने वाले किसी की, और वो भी इमरजेंसी में सुनेंगी किसी की नहीं सुनी। एंड देन दिस लॉ केम इनटू द पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद 1987 के अंदर राजीव गांधी ने ये देखा कि भाई वाकई में जो है डिमांड्स बहुत बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। राजीव गांधी के द्वारा किए गए कामों में वन ऑफ द बेस्ट काम एक ये भी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ये बिल पास हुआ और इसके लिए कहा गया कि यूनिफॉर्म बेसिस पे इंडिया में जो है कोर्ट के बर्डन को रिलैक्स करने के लिए हम जो है लीगल सर्विसेज का एक अथॉरिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन कब करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए भी जो है बात नहीं हुई। इसके एक साल बाद ही जो है वो राजीव गांधी की सरकार संकट में आ गई, और संकट में आने के बाद फिर इनकी सरकार ही गिर गई। उसके बाद फिर उथल पुथल का दौर चलता रहा। सही मायने में जो सरकार आई वो सरकार आई 1992 के बाद पीवी नरसिम्हा राव की, और 1995 में जाके इसको अमल में लिया गया, और तब जाकर कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है देश में एक व्यवस्था लाई जाएगी नेशनल लेवल पे, इसको कहा जाएगा नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट की तरह एक व्यवस्था लाई जाएगी जिसको कहा जाएगा सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लाया जाएगा, इसे कहेंगे डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसके अंदर जो चीफ इन पैट्रोन है वो कोई और नहीं होते, वो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, वही जो है वो नालसा हैंडल करते हैं। एंड सालसा के लिए जो है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि सालसा आप बनाए, डालसा आप बनाए, ये दोनों के दोनों। नालसा जो है, नालसा का एस्टेब्लिशमेंट उसी टाइम हो गया, नालसा बन गई। स्टेट को कहा गया कि आप सालसा बनाए और डालसा बनाए। अब स्टेट को पता है कि सालसा अगर हम बनाएंगे, डालसा अगर हम बनाएंगे तो पैसा हमारा जाएगा। स्टेट कभी पैसा देना ही नहीं चाहता इन सब चीज़ों में। कई सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने सालसा और डालसा को फॉर्म ही नहीं किया हुआ है, और सालसा और डालसा को फॉर्म ना करने की वजह से जो है कोर्ट के जो केसेस है वो जो कम हो सकते हैं यहाँ पर आने की वजह से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस डाले गए हैं उन सारे केसेस को अगर उनमें से आधे केसेस भी यहाँ आ जाए, ये क्या करते हैं, ये और डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं जस्टिस का। ये लोक अदालत बनाते हैं, ये न्याय पंचायत बनाते हैं। न्याय पंचायत की व्यवस्था ऐसे भी है हमारे पास, लेकिन ये और ज़्यादा बेटर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं उसको। लेकिन कई सारे स्टेट इसको लागू ही नहीं कर रहे। 2020 के अंदर जब ऑक्सीजन को लेकर जब मारामारी हुई दिल्ली के अंदर,
सुना होगा आप लोगों ने। जब 2020 में ये मारामारी हुई, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज जो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टेट्स के बीच में, क्यों? क्योंकि आपने सालसा की व्यवस्था ही नहीं बना रखी। सालसा की व्यवस्था अगर आपने बना रखी होती तो हाई कोर्ट के बर्डन्स कम होते। हाई कोर्ट के बर्डन्स कम होते तो जाहिर सी बात है कि स्पीडी ट्रायल जो कहते हैं ना, स्पीडी जस्टिस, वो प्रोवाइड हो पाता। और ये जो 5 करोड़ के करीब जो केसेस होने वाले हैं, केसेस आज अच्छे खासे कम हो चुके होते हैं। दूसरी बात क्या है कि अपार्ट ऑफ मैं सिलेबस, अगर मैं बात करूं, सिलेबस से हटके अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, देखो केसेस जो है ना कोर्ट के अंदर कम होंगे जब हम लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ, हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात की। वो हैदराबाद से असरुद्दीन ओवैसी जी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के अंदर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखना चाहते हैं, राजनीतिक सशक्तिकरण जो है हम देखना चाहते हैं। महिलाओं की तरफ से महिलाओं के जो लीडर आते हैं, जो फेमिनिस्ट लीडर होते हैं, वो आकर बोलते हैं कि हम महिलाओं के अंदर महिला सशक्तिकरण देखना चाहते हैं। बट हु टॉक्स अबाउट द सोशल एम्पावरमेंट? सामाजिक सशक्तिकरण की बात कौन करता है? कौन कर रहा है इसके बारे में बात? समाज हमारा सशक्तिकरण में आ नहीं रहा, समाज हमारा सशक्त है नहीं, समाज में सामाजिक एकता गायब है, और हम जो है राजनीतिक एकता की बात कर रहे हैं। और सामाजिक एकता कितनी बेहतर है ये आप खुद जानते हैं। दो इंसान अगर गली में अगर कोई लड़ रहा हो, कुछ कर रहा हो ना, तो तीसरे लोग जो है ना उसको डरते हैं जाकर छुड़ाने में, क्योंकि उनको इस बात का डर है। दो लोगों की मानसिकता ये है कि अगर मतलब लोगों की मानसिकता इस तरह से है कि दो लोग अगर लड़ रहे हैं तो हम अगर जाएंगे तो हो सकता है या तो हम फंस जाएंगे या तो विवाद और बढ़ जाएगा। ये डर क्यों है? ये क्यों नहीं है कि भाई हमारे जाने से मसला सुलझ सकता है? ऐसा ही क्यों होगा कि लड़ाई ही होगी और आगे बढ़ेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके हस्तक्षेप के बाद जो है वो समस्या का समाधान हो जाए। हम जो है डबल स्टैंडर्ड चलते हैं इसके अंदर। हम घर में सिखाते हैं कि मुसीबत में जो है लोगों की रक्षा करनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भाई कोई किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो तुम फंस जाओगे। अब या तो इंसान सामने वाले की मदद करे, और या तो फिर जो है वो ये वाले प्रिंसिपल को छोड़ दे कि किसी तीसरे इंसान की, कोई तीसरा इंसान अगर कोई दो लोगों की लड़ाई के बीच में अगर सुलझाने आएगा तो हमेशा लड़ाई ही होगी, वो फंसेगा ही। आज की डेट में ऐसा हाल है कि एक तो सोशल मीडिया की वजह से लोग जो है अपने अपने घरों में सीमित है। मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, सब उस चीज़ को अब सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं। सब कहते हैं कि यार अब वो फेसबुक पे देख ही लेंगे, वो सब चीज़ें हम जो है यूट्यूब पे देख ही लेंगे, क्या ही अब उसके अंदर जो है उतर कर पार्टिसिपेट करना। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कभी हो जाए कि देश गुलाम हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि देश के युवा बाहर निकल के वो सोशल मीडिया से ट्वीट करते हुए मिलेंगे। ट्वीटिंग चलेगी उन लोगों की। धन्य है यूपी बिहार के लड़के, जिनकी वजह से वो लोग आज भी सड़कों पे उतर के जो है प्रोटेस्ट करते हैं। आज भी वो लोग जो है अपनी मांगों को जो है सड़कों पे उतर के, हालांकि थोड़ा हिंसक भी हो जाते हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल किया जाए। बट फिर भी देखा जाए तो सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। सामाजिक स्तर पे हम कितने कमज़ोर हैं कितने नहीं है, ये बात मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप देखने वाले लोग आंख बंद करके बाद समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। सब अपने अपने काम में आइसोलेट हो चुके हैं। अच्छा है, कंसंट्रेशन अगर रीजन होता तो अच्छा होता, बट द रीजन्स आर डिफर। सामाजिक सशक्तिकरण के ऊपर हमने कभी काम नहीं किया। सामाजिक सशक्तिकरण पे अगर हमने काम किया होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के अंदर इतने केसेस बड़े होते। अगर समाज का ताना बाना अगर सही बना होता, अगर हम आपस में बैठकर अगर मसलों को सुलझाने में कामयाब रहते, तो आपको लगता है कि हमें कभी थाना जाना पड़ता, हमें कभी कोर्ट जाना पड़ता? जितना समाज सशक्त होगा उतना ज़्यादा जो है कोर्ट के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगी, थाने के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होगी। आज हम लोग आपस में मिलकर जो है, हमारे अंदर सामाजिक एकता नहीं है कि कोई समस्या आ जाए तो हम 10 लोग मिलकर खड़े हो सके। जैसे एक मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि जैसे गुजरात के अंदर क्या होता था कि अगर कहीं पे कोई सड़क में अगर कोई बीच में कोई गड्ढा अगर आ जाए ना, कोई गड्ढा हो जाए, कोई
रोड टूट जाए, कुछ गड्ढा सा हो जाए, तो क्या करते हैं 10 लोग मिलकर पहले एक मीटिंग करते हैं, एंड मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि यार ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना है यार, क्या किया जाए। तो बोलता है कि जी हम यहाँ का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसका काम है, वो करेगा। तो 10 लोग मिलकर फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाने की योजना बनाते हैं। उस योजना बनाने के लिए एक बस को जो है या कोई भी एक गाड़ी जो है उसको हायर करते हैं, और उस गाड़ी को हायर करने के लिए 10 लोग जो है अपना एक दिन की नौकरी या जो है समय अपना निकाल कर जो है वहाँ से जाते हैं, और फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला बोलता है कि भाई 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम हमें दे दो, 10 दिन में आके हम भर देंगे। फिर 10 दिन तक लगातार उसका वेट करते हैं, और 10 दिन तक उसके आने के बाद 10 दिन तक हमारा सारा काम अगर रुक रहा है, बर्बाद हो रहा है, कोई गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही हमारी खुद की, या कोई सिचुएशन आ रही है, हम 10 दिन से उसे हैंडल कर रहे हैं। 10 दिन बाद वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला आता है, फिर वो उसका निर्माण करता है, उसको रिपेयर करता है, और वो लगभग 1 दिन 1.5 दिन का काम लगाता है, उसके बाद टाइम लगाता है, एंड देन जाके 12वें दिन वो चीज़ मिलती है। जब इतना कुछ तामझाम करके, जो गाड़ी की व्यवस्था करके, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम छोड़कर जो है, अगर आप लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके कंप्लेंट करने के लायक हो सकते हैं, कर सकते हैं, भाई यार 10 लोग मिलकर आपस में पैसा जोड़कर जाए उसको खुद ही ठीक करवा लेते। हर काम सरकार करेगी क्या? हैं? आपके यहाँ पे अब ये 2 तरह के नज़रिए हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो जाती है, तो चोरी होने के बाद जो है हम क्या करें कि भाई पुलिस में कंप्लेंट करें, और हम ये रोए कि यार पुलिस पे कंप्लेंट करने का फ़ायदा नहीं, पुलिस हमारी सुनती नहीं है। हो सकता है 1 बार में ना सुने, 2 बार में ना सुने, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि यार तुम कंप्लेंट करना छोड़ दोगे। अगर मान लो कि कंप्लेंट करना छोड़ दे, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोरी हो रही है, किसी एरिया के अंदर चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? भाई पुलिसों के पास भी जो उनकी जो रिपोर्ट्स होती है ना, कंप्लेंट की फाइल होती है, उसको चेक किया जाता है। हर वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेक होते हैं वो, और उस मंथली और वीकली बेसिस पे पता लगाया जाता है कि कितने केसेस एक थाने के पास आए और कौन से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर जो है उस पर कार्रवाई होती है। ये कंप्लेंट करना ही छोड़ दिया इन्होंने। आधे से ज़्यादा लोगों को कंप्लेंट करना नहीं आता। कोई अगर पर्सन है, पढ़ा लिखा समझदार है, वो अगर करने लायक है, तो उसके साथ कोऑपरेट करना नहीं आता। सामाजिक एकता पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक जो जर्मनी के एक फिलोसोफर रहे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी को, ऐसा कि उनकी थ्योरी मार्क्सिज्म की है, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिज्म की जो कहते हैं जड़ें वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। कम्युनिज्म बेसिकली लेनिन का जो है कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सही मायने में अगर ज़मीनी स्तर पे है, तो वो उन्होंने उनका जो कम्युनिज्म का मॉडल है, बड़ा प्यारा मॉडल, लेकिन कहाँ पे? नेशनल लेवल पे नहीं, सामाजिक स्तर पे, कॉलोनियों में, डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर कम्युनिज्म का मॉडल इतना बेस्ट मॉडल है। छोटे टाउन्स में, बड़े टाउन्स पे नहीं, बड़े में तो खुद चाइना में फेल हो गया, रशिया में फेल हो गया। छोटे छोटे कम्युनिटी में कैसा मॉडल कि यार एक मोहल्ले के अंदर 100 लड़कियां हैं, 100 लड़कियों की शादी करवानी पड़ेगी, 100 बार टेंट के वाले को बुक करना पड़ेगा, 100 बार खाने वाले को बुक करना पड़ेगा, 100 बार क्या कहते हैं वाटिका बुक करनी पड़ेगी, 100 बार अलग अलग जगह पे पैसा देना पड़ेगा। एक ही बार सामान ले आओ यार, 3 जगह का सामान एक जगह पे रख लिया, और कम्युनिटी में जिसको जहाँ पे ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसको दे दिया जाएगा। एक दिन में अगर 3 शादियाँ पड़ गई किसी दिन, तो 3 पहर में बांट दिया, क्या कहते हैं, टाइम को। ना लैंड लेना पड़ा, आस पड़ोस में कितनी सारी ज़मीनें खाली रहती है, ना बार बार जो है किसी टेंट वाले को पकड़ना पड़ा, टेंट का सामान आ गया, ना हमें जो है बार बार जो है हलवाई को पकड़ना पड़ गया। हमारे आपस की, अरे यार हमारे घर की महिलाओं से बेहतर कोई खाना बना देगा क्या? हमने ये सब चीज़ें डेवलप ही नहीं की, हम ये सब चीज़ें कर ही नहीं पाए। ये शहर में, ये दिल्ली में आए हुए लोग, दिल्ली इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, दिल्ली इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कस्बों के आए हुए लोग बसे हुए हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई तुम्हारा राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई हिमाचल से है, अलग अलग जगह के, कोई महाराष्ट्र से है, कोई मध्य प्रदेश से है, अलग अलग जगह के लोग हैं। ईमानदारी से बता दो, जो पुराने लोग हैं, या पूछे जाके आप उन लोगों से, उनके गाँव के अंदर ये पक्की सड़कें नहीं होती थी, अभी भी नहीं है बहुत से गाँवों के अंदर। ये बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा रहता है गाँव। पढ़े लिखे लोगों ने, जैसे कई लोगों का कहना होता है कि सामाजिक सशक्तिकरण जो है वो शिक्षा के
वजह से ही ठीक होती है। शिक्षा है तभी समाज हो सकते हैं। वो उसका एक पहलू हो सकता है, वो उसका एक फैक्टर हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट फैक्टर। सबसे ज़्यादा गंदगी किसने फैलाई? पढ़े लिखे लोगों ने। हकीकत है शहरों में गंदगी ज़्यादा मिलती है, गाँव में नहीं मिलती उतनी। ईमानदारी से बताते हैं पुराने लोग जो गाँव से आए हुए हैं कि गाँव में जो नेशनल हाईवे ना होने के बावजूद भी गाँव साफ़ सुथरे कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सोशल एम्पावरमेंट दिखता है। पंचायत इसी वजह से गांव में सक्सेस हो पाई। शहर में आती तो पहले दिन ही चौपट थी। हम लोग इतने डिपेंडेंट हैं यार। कई शहरों में तुम आराम से नोटिस कर लो, कोई अंधा अगर अपना कोई किसी इंसान, मैं देखता हूँ कई जगह पे कई इंसान क्या होता है कि कहीं पे कोई अगर कोई रोड बना रहा है, मतलब कोई मकान बना रहा है अपना, 1 मंजिल 2 मंजिल बना चुका है, तीसरा मंजिल बनाने के लिए उसने अगर वो रोडी वो बालू रेत बदरपुर सीमेंट वीमेंट लाकर अगर वो अपने पहली बात तो अपने घर के सामने शुरू कर देगा कर भाई, और जाएगा कहाँ? वो समझ में आता है। लेकिन वो उसको कोई फिक्र नहीं है कि गली ब्लॉक हो जाए, लोगों को कितना रास्ता बदल के आना पड़ेगा किसी दूसरी गली से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने एक छोटा सा कीर्तन भी अगर अपने घर में अरेंज करवा लिया ना, तो उसके लिए भी पूरा जो है वो 30-40 क्या कहते हैं, मतलब फिट का जो है पूरा स्ट्रीट जो है, पूरी गली जो है वो कवर कर लेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी गली थी यार, यहाँ से बहुत गाड़ियाँ जाती थी, शाम को दिक्कत होगी लोगों को, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में इवेंट है और कहाँ करूँगा मैं? मकान बनाने का, चलो मकान बना रहे हैं, सामने क्या कहते हैं रेत बदरपुर डलवाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। लेकिन उसको बनाने के बाद उसको हटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो नहीं समझ में आता उसको। वो तभी समझ में आएगा जब उसके खुद के घर में रिश्तेदार आएंगे तो हटा दो यार आज, वरना बाकी लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली और मुंबई के अंदर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, सही मायने में कभी मौका निकाल कर टाइम निकाल के थोड़ा सा इनका डूब जाना चाहिए, मतलब किसी पानी वानी में, जो अभी बारिश आएगी तो बारिश में जो पानी इकट्ठा होगा डूब जाना चाहिए इन लोगों को थोड़ा सा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े ताम झाम के साथ बैठे हुए ये लोग, ये दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके बैठे हुए दिल्ली के अंदर, ये आपका NDMC और STMC के लोग, और ये पीछे मुंबई के अंदर जो है BMC के अंदर सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हुए ये लोग। और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लेने के बाद सबसे घटिया जो है काम क्या कहते हैं, मतलब रोड का जो है या नालियों का, इनको सीखना चाहिए कि आज से 4000 साल पहले में जो है तुम्हारा ये हड़प्पा बना, हड़प्पा के अंदर जो है एक खिड़की भी अगर किसी बंदे को निकालनी होती थी ना अपने घर से बाहर, तो उससे पहले भी जो है वहाँ के मर्चेंट से पूछना पड़ता था कि मालिक खिड़की निकालनी है। मर्चेंट की इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर कई सारे जगह है, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के कई ऐसे एरिया हैं जिसके अंदर अगर मौका मिले ना, बंदों ने अपने टॉयलेट्स गली के अंदर बना रखे हैं। अगर बंदों को मौका मिल जाए ना तो बंदे बेडरूम बना के क्या कहते हैं, मतलब कि जो है गली के अंदर जो है शिफ्ट हो जाए। इस तरह का बुरा हाल है। इतनी कंजस्टेड गलियाँ हैं। क्या कर रहे थे तुम हैं? हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेते तुमसे, कहते हैं ये लोग, हम तुमसे पानी का पैसा नहीं लेते, बिजली का क्या कहते हैं पानी का बिल नहीं लेते। अबे तुम पागल बना रहे हो, लो ना लो, हमें पता नहीं है, ये सारे गेम समझ में आते हैं। ये पैसे क्यों नहीं चार्ज करते? क्योंकि बाद में काम भी नहीं करेंगे तो बोलेंगे नहीं ना। तुम करो काम, पैसे लो जो तुम्हारा बनता है। 2 पैसे जाएंगे ना हमारे, लेकिन वही 2 पैसे बच के फिर वापस हमारे पास 4 पैसे बन के आएंगे। इतना तो हमें नायक फिल्म में अनिल कपूर ने समझा दिया था टैक्स भरने के मामले में, कि जिस टैक्स को बचाने की तुम कोशिश करते हो वही पैसा तुम्हारा जो है 2 की जगह 4 का नुकसान करता है, और दे दोगे तो 2 की जगह 4 बन के आएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो गया था, और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ का पानी जो है सबसे अच्छे कॉलोनियों में शिफ्ट करते हैं, अच्छे एरिया में शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे दबा के पैसे चार्ज करते हैं, इनकी वहाँ से इनकम आ जाती है। यहाँ का पानी बार बार कट करके वहाँ देते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर देते हैं। यहाँ का इंसान वो सबसे गंदा पानी पी रहा है, यमुना का सबसे बैड क्वालिटी का पानी पी रहा है। आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आधे से ज़्यादा महिलाएं जो हैं यहाँ पर BP की गोलियाँ खा रही है, शुगर के पेशेंट्स हैं। ये हाल है, एंड दिस इज अ रियलिटी विच इज़ ऑन द ग्राउंड। 800 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं, ये नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। मैं सपोर्ट ये फिर से मैं क्या कहते हैं, फिर मैं हड़प्पा पे जाना पसंद करूँगा। हड़प्पा के टाइम पे जो है चाहे कॉमन लोग हो और चाहे राजा हो, जो मर्चेंट, बेसिक राजा होता नहीं था, लेकिन कॉमन मैन हो या मर्चेंट हो, दोनों के लिए एक समान घर होते थे, दोनों के लिए एक जैसी व्यवस्था। बल्कि निचले शहर के लोगों के लिए तो दुर्ग और ऊपर बना रखे थे कि राजाओं से छोटा उनका मकान ना रहे, मतलब मर्चेंट से छोटा मकान ना रहे। ये होती है व्यवस्था। हड़प्पा के टाइम पे जो रोड बने, जो नालियाँ बनी,
उसकी तारीफ दुनिया भर के लोग करते हैं। मेसोपोटामिया इतना कंजेस्टेड था, जो आज हमारा ये हमारी क्या कहते हैं जो है तुम्हारा एनडीएमसी और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जो हाल है, वो हाल उस टाइम पे हुआ करता था मेसोपोटामिया का। और उस ज़माने में आज से 4000 साल पुराने 4000 साल पुराना क्या कहते हैं हमारा जो है हड़प्पा, उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बढ़िया सड़कें बना रखी थी, इतनी बढ़िया नाली की व्यवस्था कर रखी थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हिस्ट्री की किताबें उठा के पढ़ ले लोग, आधे से ज़्यादा सब जानते हैं इस बात को कि मैं इस बात को बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। इतनी बेस्ट उनकी ग्रिड पैटर्न पे जो है उनका जो है रेक्टेंगुलर शेप में जो है उनका टाउन प्लानिंग हो रखी थी। ये बीएमसी और एमसीडी वाले कभी सोच भी नहीं सकते हैं उसी प्लानिंग, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके बैठे हुए। तब राजस्थान का हवा महल जो है कब का बना है, दिलवाड़ा का मंदिर कब बना, ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार कब के बने हुए हैं, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं इनके पास आर्किटेक्चर का सामान, और उसके बावजूद इन लोगों ने कैसा बना रखा है कि आज तक खड़ा है और आने वाले कम से कम 500 सालों तक और खड़ा रहेगा। और ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर बैठे हुए हैं और उसके हाथ ये हालत है इनकी। अभी पता नहीं देख रहा था, पता नहीं कौन सा बुंदेलखंड था या पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस वे था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंदर जब अभी कुछ ही दिन पहले जालौन में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वहाँ पर जो है उद्घाटन करके आए, उसके एक हफ्ते बाद ही वहाँ की रोड टूट गई। बताओ, ये एक्सप्रेस वे बना रहे हैं भाई, ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे बना रहे हो तुम? समझ में ही नहीं आया मुझे कि ये कौन सा काम चल रहा है। और ये जितने भी जब भी राज्य के काम होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में दिक्कत होती है। इसमें मैं मोदी जी को गलत नहीं बोलूँगा, नितिन गडकरी तो मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो है मिनिस्टर्स में से आते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इज़ द फाइनेस्ट मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर उन जैसे सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले लोग हो जाए, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर देश का नक्शा ही कुछ और हो जाए। और कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हाल है आज की डेट में। सोशल एम्पावरमेंट हमने किया ही नहीं है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, थाना परेशान है, कोर्ट परेशान है। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे, अगर जड़ पे अगर हम सारे के सारे केसेस को रोक दें, अगर हमारे आपसी जो सामाजिक ताने बाने अगर सुधर जाए, अगर हम लोग अगर आपस में सही से मिलकर रहने लग जाए, ऑल्दो ये यूटोपियन बात होगी, ये सपनों वाली बात हो जाएगी कार्ल मार्क्स की तरह, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इतना भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है इसको करना। ठीक है, थोड़ा सा गाँव मोहल्ले से सीख के आ जाओ। कुछ चीज़ें हैं कि भाई, कुछ चीज़ें हैं हमारे यहाँ शहरों में, एक तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। गांव के लोग मानते हैं कि यार ये हमारी जगह है, ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है, ये हमने बसाया, हमें इसे आगे चल के जो है बेहतर करके चलना है। शहर में किसी को मतलब नहीं है। भाई यार हद हो गई भाई, जिस जगह पे तुम बस गए ना वही अब तुम्हारा घर है, उसको बेहतर कौन करेगा? तुम ही वहाँ के गृहिणी हो। सोशल एम्पावरमेंट खत्म हो जाए ना जिस दिन मतलब सोशल एम्पावरमेंट जिस दिन सही मायने में अगर इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उस दिन ये फ्री लीगल एड जो है इसकी जरूरत ही ना पड़े किसी को। दिस इज आर्टिकल 39A, रेज द वॉइस फॉर इंक्रीजिंग द सोशल एम्पावरमेंट अमंग द सोसाइटी so that we could reduce the cases which is pending in the court of law, and that is not the responsibility of mine, that is the responsibility of yours also. ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए स्टूडेंट आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल कम्युनिटी जो है इस इंडिया के अंदर कोई नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? यूपीएससी एस्पिरेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे या पढ़ने लिखने वाले कम्युनिटीज़ में कोई नहीं है। आई डोंट बिलीव इन द साइंस एंड द कॉमर्स टू, इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, स्टिल आई एम स्पीकिंग दीज थिंग्स कि जितना ज़्यादा सोसाइटी को लेकर जो कंसर्न रहते हैं वो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स रहते हैं, और खासकर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस या इस तरह के गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने वाले। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवेयर करें सोसाइटी को। हु विल चेंज द सोसाइटी? यू विल चेंज द सोसाइटी। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है चेंज लेके आने का, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है बदलाव लेके आने का, तो आप समझ लें कि आप आईएएस ऑफिसर बनने के लायक हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लायक हैं, आप जो भी ऑफिसर बनना चाहे सिविल सर्वेंट में, वो सब बनने के लायक हैं। अक्सर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है ना कि वाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर? आप आईएएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं? द बेस्ट आंसर दैट यू कैन ऑलवेज गिव टू ब्रिंग चेंज, आप बदलाव लेके आ सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, जॉर्जिया के अंदर। ओ यार कमाल है यार, मतलब करप्शन को इतना बढ़िया उन्होंने रिमूव किया है ना। अब भी जस्ट मैंने उनका वो स्क्रीनशॉट लिया था यार, आई वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन इन द वीडियो। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, मिखाइल साकसविली, मिखाइल साकसविली।
मिखाइल साकसविली, इनके बारे में हो सके ना कभी पढ़ना। ये जॉर्जिया के जो है आई थिंक मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट है नहीं, मतलब थे, बट इनके बारे में पढ़ना। अभी हाल ही की है, ज़्यादा दूर की खबर नहीं है। अगर कभी मौका मिले ना तो इनके बारे में चेक करना। बीबीसी की एक रिपोर्ट है इनके बारे में, बड़ी बड़ी प्यारी है। आप देखना कि करप्शन को कितना तरीके से इन्होंने टैकल किया है। मैं आपको क्या बताऊं, फिर कहीं और चले जाएगा मैटर। आप इस पर्सन का नाम याद रखें, मिखाइल साकसविली। ये जो है पर्सन, इनके बारे में अभी जस्ट मैं देख ही रहा था, इसी वजह से मुझे याद है, ठीक है ना। आप इनके बारे में ज़रूर स्टडी करना, मतलब एक बार जरा सा जाके बीबीसी की वो न्यूज़ रिपोर्ट देखना, और प्लस और भी अगर मौका मिले तो स्टडी करना। इन्होंने करप्शन को कितने बेटर तरीके से जो है हैंडल किया अपने कंट्री के अंदर। अगले पर्सन ने अपनी कुर्सी गंवा दी, लेकिन करप्शन को जो है करप्शन के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ख़त्म कर दिया। ये भी एक बड़ी बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स के अंदर जो है जॉर्जिया का जो रैंक इन्हेंस कर दिया। दिस इज़ द पर्सन, मिखाइल साकसविली। मौका मिले तो प्लीज़ स्टडी अबाउट हिम।